प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में राज्य की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। स्टेट जो है वो हमारे विषय की राजनीति विज्ञान की एक केंद्रीय अवधारणा है। इसीलिए गेटल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान कहा है, साइंस ऑफ स्टेट कहा है। राज्य, जिसे अंग्रेजी में हम स्टेट कहते हैं, वह स्टेटों के रूप में सबसे पहले 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया ये शब्द। और इस शब्द का आरंभ या इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली ने अपने लेखों में किया। और स्टेटो शब्द का जो प्रयोग मैकियावेली ने किया उसका अर्थ स्तरीकरण से था। स्तर आप जानते हैं, जैसे पिरामिड होता है, सीढ़ी नुमा इस जो संरचना होती है, स्तरीकरण से स्टेटो शब्द का प्रयोग हुआ। 16वीं और 17वीं शताब्दी में के बाद इंग्लैंड और फ्रांस में ये शब्द सर्वमान्य हो गया और लैटिन में इसे स्टेटस कहते हैं। अपन आजकल भी यूज़ करते हैं कि स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब है स्तरीकरण, तो उस अर्थ में स्टेट शब्द का प्रयोग हो। बार्कर ये कहता है कि शब्द राज्य जब 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में प्रयुक्त हुआ तब वह इटली से अपने साथ महान राज्य अथवा व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष में निहित महानता का विचार लाया। यानी जो राष्ट्र राज्य का आज जिस अर्थ में हम राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, ये जो राज्य शब्द के प्रयोग होने लगा है, ये कहाँ से आया? मैकियावेली से। मैकियावेली कहाँ का विचारक था? इटली से, इटली का। और इटली से ये शब्द इंग्लैंड में और फ्रांस में गया। तो ये एक महान विचार था जो 16वीं शताब्दी में प्रयुक्त हुआ। मैकाइवर की पुस्तक है द मॉडर्न स्टेट। उसने राज्य की अपनी पूर्ववर्ती धारणाओं का उल्लेख किया है और उसने कहा है कि जो 16वीं शताब्दी से पहले के जो स्टेट हैं वो आधुनिक राज्य से अलग हैं। खासकर आधुनिक अर्थों में जब हम राज्य की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत 16वीं 17वीं शताब्दी में होती है। 17वीं शताब्दी में स्टेट्स कुंस्ट एक शब्द था, जो बेसिकली एक जर्मन शब्द रीजियन डी स्टेटो से निकला। जर्मन शब्द है स्टेट्स कुंस्ट। उस वो जर्मन शब्द रीजियन डी स्टेटो का पर्यायवाची बन गया। कुछ समय के बाद एक और शब्द आया जिसको स्ट्रेटेक्ट शब्द कहा गया। ये स्ट्रेटेक्ट शब्द यूज होने लगा जस पब्लिकन के अर्थ में। इस प्रकार राज्य के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ और लेकिन मूल जो शब्द था वो स्टेट का प्रयोग शुरू हुआ। अगर हम आरंभ से देखें तो जो सबसे पहले यूनानी विचारक थे, उन यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए पॉलिस शब्द का प्रयोग किया और इस पॉलिस का अर्थ होता था सिटी स्टेट, नगर राज्य। क्योंकि उस समय राज्य छोटे छोटे हुआ करते थे। अपने आप में जो एक नगर होता था वह नगर अपने आप में राज्य का स्वरूप लिए हुए होता था। इसलिए उस समय राज्य को नगर राज्य कहा जाता था, सिटी स्टेट। और सिटी स्टेट तो उसका अर्थ है, उसका मूल शब्द जो यूनानी भाषा में था वो था पॉलिस। तो यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए जो प्लेटो और अरस्तु हैं, इन्होंने कौन सा शब्द यूज किया? पॉलिस। उसके बाद जो रोमन विचारक आए, उन रोमन विचारकों ने बेसिकली राज्य को कॉमनवेल्थ के रूप में देखा, एक कॉमनवेल्थ की संस्था के रूप में देखा और उन्होंने राज्य के लिए सिविटास शब्द का प्रयोग किया और रिपब्लिका शब्द का प्रयोग किया, गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया। फिर रोमन विचारकों के बाद जब क्रिश्चियनिटी आई, ईसाई धर्म का उदय हुआ, तो इस ईसाई धर्म के उदय के बाद इस रिपब्लिक के साथ धर्म का शब्द जोड़ दिया गया और राज्य को रिपब्लिका क्रिश्चियनिया कहा जाने लगा। बाद में आधुनिक समय की जब शुरुआत होती है तब बोधा ने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया और हॉब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया। ये वही शब्द थे जिनका प्रयोग रोमन विचारक कर रहे थे।
आधुनिक समय में जब हम व्यवहारवाद को पढ़ते हैं तो व्यवहारवाद जो है स्टेट शब्द के स्थान पर स्टेट को एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में देखता है और वह पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करता है। हम राज्य क्या है, बेसिकली किसे कहते हैं, इसको राज्य की परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन समय में राज्य की क्या परिभाषाएं दी गई। अरस्तु ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि राज्य परिवारों एवं गांवों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य आत्मसम्मानपूर्ण सद जीवन को प्राप्त करना है। यानी उसने राज्य को एक ऐसे राज्य, पहली बात तो क्या है, राज्य किससे बना है? परिवार से। राज्य का विकासवादी सिद्धांत अरस्तु रखता है हमारे सामने और वह ये कहता है कि सबसे पहले व्यक्ति जन्म लेता है तो किससे जुड़ता है? परिवार से। परिवारों से मिलकर के कुंबे कबीले बनते हैं, गांव बनते हैं और गांवों से नगर राज्य बनते हैं। तो राज्य किसका समुदाय हुआ? परिवारों और गांवों का समुदाय। और इस समुदाय का उद्देश्य क्या है? आत्मसम्मानपूर्ण सज्जीवन प्राप्त करना, एक अच्छा जीवन, अ गुड लाइफ स्टे। वो अरस्तु कहता है कि राज्य किसके लिए अस्तित्व में आया? सदजीवन। सदजीवन का मतलब गुड लाइफ, अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए राज्य अस्तित्व में आता है। तो राज्य परिवारों और गांवों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य सदजीवन को प्राप्त करना है। सिसरो ने डी रिपब्लिका में लिखा है कि जब कई समुदाय अधिकारों की समान भावना के साथ एकजुट होते हैं और लाभों में समान भागीदारी निभाते हैं तो उसे राज्य कहा जाता है। यानी ये रोमन विचारक है, तो उसने ये कहा कि भाई राज्य कैसे बनता है? तो उसने कहा कि जब कई सारे समुदाय, लोगों के छोटे छोटे समूह जो समान अधिकार चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, तो वह अधिकारों के समान भावना के साथ जब एकजुट हो जाते हैं, सारे समुदाय मिलकर एकजुट हो जाते हैं और एक अपनी सरकार बना लेते हैं और उस सरकार से समान लाभ की मांग करते हैं, तो लोगों के ऐसे समूह को हम स्टेट या राज्य कहते हैं। ब्लंसली ने जो है वो उसकी भाषा में किताब है एलिजिमिशन स्टेट्स ले में लिखा है कि किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक तौर पर संगठित व्यक्तियों को राज्य कहते हैं। देखिए, जो प्राचीन यूनानी विचारक और रोमन विचारकों को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भूप्रदेश की, भूमि की बात नहीं है, वहाँ पर राज्य के उद्देश्य को व्यक्त किया गया है और राजनीतिक संप्रभुता की बात नहीं है। लेकिन ब्लंसली पहली बार ये कहता है कि राज्य के लिए क्या जरूरी है? एक निश्चित भूप्रदेश, एक खिंची हुई लाइन, सीमा रेखा के भीतर एक निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक तौर पर जो ऑर्गेनाइज्ड व्यक्तियों का समूह है वह राज्य कहलाता है। वुड्रो विल्सन कहता है कि एक निश्चित भूभाग में कानून के लिए संगठित जनसमुदाय को हम राज्य कहते हैं। यानी अब वुड्रो विल्सन और ब्लंसली दोनों की परिभाषाओं में पहली बात आती है, वो है कि राज्य क्या है? जिसकी एक सीमा रेखा होगी, एक बाउंड्री होगी, एक निश्चित और उस बाउंड्री के अंदर जो निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग हैं, वो लोग जब राजनीतिक रूप में संगठित हो जाए, यानी वो अपनी एक सरकार बना ले और उस सरकार के जरिए कानूनों का निर्माण कर ले और उन कानूनों का शासन जब स्थापित कर ले, तो हम उस राजनीतिक रूप से इकट्ठे हुए समुदाय को, जो किसी निश्चित भूभाग पे रहता है, उसको हम राज्य कहते हैं। बोधा आधुनिक की जहाँ शुरुआत होती है आधुनिक युग की, वहाँ पर का पहला विचारक हम बोधा को मानते हैं। उसने अपनी पुस्तक 6 लाइन्स डी ला रिपब्लिका में लिखा है कि राज्य परिवारों और उनके समान अधिकारों का संगठन है जो संप्रभु शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। बोधा जो है वो सबसे पहला विचारक है जो सॉवरेनिटी की बात करता है कि राज्य होने के लिए संप्रभुता जरूरी है। संप्रभुता का अर्थ है कि किसी भी राज्य में एक सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए जिसको कानून बनाने का असीम अधिकार हो और जिसकी बातों का, जिसके कानूनों या आदेशों का पालन
वहाँ की जनता जो है वो बिना किसी बल प्रयोग के करती हो। वो संप्रभु वो होगा जो किसी राज्य के भीतर सर्वोच्च सत्ता है, जो दूसरों को आदेश देने की शक्ति रखता है, लेकिन स्वयं किसी आदेश से बंधा हुआ नहीं है। जब किसी परिवारों के ऐसा समूह जो समान अधिकारों से के का उपभोग करते हुए संगठित होते हैं और उनके भीतर जो समूह में कोई ऐसा संप्रभु है जो सारी शक्ति और विवेक से संपन्न है और जो दूसरों को आदेश दे सकता है और स्वयं किसी आदेशों से बंधा नहीं है, तो ऐसी संप्रभुता शक्ति से युक्त राजनीतिक समूह को राज्य कहा जाता है। हॉलैंड ने एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में लिखा है कि राज्य असंख्य लोगों का संगठित समूह है जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती। बहुत सारे लोगों का एक संगठित समूह है जो निश्चित भूभाग पर अधिकार रखता है, यानी जनसंख्या हो गई। दूसरा निश्चित भूभाग हो गया, तथा जिसमें बहुसंख्यक इच्छा या वर्ग उनकी विरोधी संख्या पर शासन करती है, यानी जिसपे जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अपनी इच्छा से शासक को चुन लेते हैं और वह जो शासक वर्ग है फिर वह कानून बनाता है और उस कानून को सभी को मानना होता है। तो क्या हो गया कि शासन किसका हुआ? जिसकी संख्या ज़्यादा है उसी का शासन होगा या उन्हीं की सरकार होगी और वह सरकार उनके जो कानून बनाएगी उसको अल्पसंख्या में जो लोग हैं उनको भी मानना पड़ेगा। तो इस तरह से राज्य जो है वह असंख्य लोगों का एक संगठित समूह होगा जिसमें निश्चित भूभाग होगा तथा जिसमें बहुसंख्यक की इच्छा या वर्ग उनकी विरोधी संख्या पर शासन करने लगती है। तो इसमें भी 3 तत्व आ गए, जनसंख्या, भूभाग और तीसरी चीज जो आ गई वह है सरकार। और वह सरकार किसकी होगी? बहुसंख्यकों की होगी। लॉस्की ने द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है, यानी एक निश्चित भूभाग। प्रादेशिक समाज का मतलब एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाला समाज जिसके 2 भाग हो जाते हैं, एक सरकार होती है और दूसरी प्रजा होती है जो अपनी नियत भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी व्यवस्थाओं में सर्वोच्च सत्ता रखती है। और वो जो सरकार होती है वो संप्रभु होता है, वह प्रजा को आदेश देने की क्षमता रखता है। तो जिसमें सरकार है, प्रजा है और एक क्षेत्र में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ये समाज जो रह रहा है वह स्टेट है। स्पेंसर राज्य को एक ऐसी व्यापारिक संस्था मानता है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। यानी स्पेंसर व्यक्तिवादी विचारक है और वो ये मानता है कि राज्य जो है वह व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बनी हुई एजेंसी है। मैकाइवर ने द मॉडर्न स्टेट में कहा है कि राज्य एक संघ है जो कानून की सहायता से ऐसे समाज में पूर्ण व्यवहारिक व्यवस्थाएं बनाए रखता है जिसके निवासी एक निश्चित भूखंड पर बसे हों। बार बार ये शब्द आ रहा है, इस पर आप ध्यान दें कि राज्य एक निश्चित भूखंड पर होता है, यानी उसकी एक सीमा रेखा होती है, पहली बात तो। और दूसरी चीज जिस पे निवासी जनसंख्या होनी चाहिए, दूसरी चीज। तीसरी चीज कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस पर सरकार होनी चाहिए, वो सरकार उन कानून के द्वारा शासन करती हो और जिसके कानून को एक सी सरकार ने लागू कर रखा हो, जिसके पास उस कानून को जबरदस्ती मनवाने की ताकत हो, संप्रभुता हो। गार्नर की परिभाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट उसकी पुस्तक है, उसमें वो लिखता है कि राजनीति शास्त्र और सार्वजनिक विधि की धारणा के रूप में राज्य कम या अधिक लोगों का ऐसा समुदाय है, कम या अधिक लोगों का ऐसा समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहता हो, जो किसी बाह्य नियंत्रण से पूर्णतया या अधिकांशतः मुक्त हो और जिसकी ऐसी संगठित सरकार हो जिसके आदेशों का पालन निवासियों के बहुल समुदाय द्वारा स्वभावतः किया जाता हो। गार्नर की इस परिभाषा से आप राज्य को समझ सकते हैं। देखिए, राज्य के 4 तत्व हैं। राज्य होने के लिए सबसे पहले जरूरी है जनसंख्या। तो गार्नर की परिभाषा को आप पढ़ें। राज्य क्या है? कम या अधिक लोगों का ऐसा समुदाय, यानी पहली चीज जनसंख्या। वह जनसंख्या कम भी हो सकती है या ज़्यादा, यानी राज्य बिना मनुष्यों के नहीं बनेगा,
मनुष्य होने चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, वह जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो। फिर वो जनसंख्या समुदाय के रूप में होनी चाहिए, संगठित होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, बिखरी हुई जनसंख्या नहीं होगी। राज्य कब बनेगा? जब लोग समुदाय के रूप में संगठित होंगे। फिर दूसरी चीज, वह लोग किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहते हो। निश्चित शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी निश्चित का मतलब जिसकी बाउंड्री तय हो। जैसे भारत है तो भारत की बाउंड्री तय है, सीमा रेखा है, तो वह जनसंख्या किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहती हो। जो किसी बाह्य नियंत्रण से, यानी अपनी सीमा रेखा के बाहर किसी दूसरे के नियंत्रण से पूर्णतः या अधिकांशतः मुक्त हो, यानी वह किसी दूसरे राज्य की गुलाम ना हो, किसी दूसरी सरकार की गुलाम ना हो। जैसे 1947 से पहले भारत ब्रिटेन का गुलाम था, इसलिए भारत राज्य नहीं था। 1947 के बाद हम ब्रिटेन के बाह्य नियंत्रण से मुक्त हुए, आज़ाद हुए, तब हम राज्य बने। उससे पहले हम राज्य नहीं थे। पहली शर्त हो गई आपकी जनसंख्या कम या अधिक लोगों का समुदाय। दूसरी शर्त राज्य की निश्चित भूभाग। तीसरी जो है अधिकांशतः मुक्त हो और जिसकी ऐसी संगठित सरकार हो। तीसरी चीज संगठित सरकार होती है उस जन समुदाय की, और वह सरकार बाह्य नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए और जिसको आंतरिक संप्रभुता भी हासिल होनी चाहिए। वह आंतरिक संप्रभुता क्या है? जिसके आदेशों का पालन निवासियों के बहुल समुदाय स्वभावतः करते हो, यानी उस सीमा रेखा में रहने वाले जो लोग हैं वह उनके आदेशों का पालन स्वाभाविक रूप से करने के लिए तैयार होते हैं। तो चार चीजें जब होगी तो राज्य बनेगा। जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो, सरकार हो, और चौथा संप्रभुता हो। संप्रभुता बाह्य संप्रभुता भी हो, और के संप्रभुता के दो रूप है। बाह्य संप्रभुता यानी बाह्य नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए सरकार, और आंतरिक संप्रभुता यानी वह अपने राज्य के भीतर जो भी लोग हैं वह उसके आदेशों का पालन करते हो। ये चार बातें जब होगी तब राज्य बनता है। एक और परिभाषा देखें आप, ये गार्नर फिलिमोर की परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। फिलिमोर ने इंटरनेशनल लॉ में कहा है राज्य क्या है? उस जनसमूह को राज्य कहते हैं। जनसमूह, जनसंख्या पहला तत्व, जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता हो। दूसरा तत्व निश्चित भूभाग, जो एक समान कानूनों, आदतों व रीति रिवाजों के द्वारा बंधा हुआ हो, जो एक संगठित सरकार के माध्यम से। तीसरा तत्व सरकार के माध्यम से अपनी सीमा के अंतर्गत रहने वाले सब व्यक्तियों या वस्तुओं पर स्वतंत्र संप्रभुता के द्वारा नियंत्रण करता हो। चौथा तत्व संप्रभुता, तथा जिसे विश्व के राष्ट्रों के साथ युद्ध व संधि करने तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार हो, यानी बाह्य संप्रभुता हो। तो ये चार तत्व वापस फिलिमोर की परिभाषा में आप देखते हैं। जनसमूह को राज्य कहते हैं, जो एक निश्चित भूभाग पर रहता हो, ठीक, और वह जनसमूह कैसा हो? जिसकी समान कानून हो, जिसके लिए आदतें समान हो, रीति रिवाज समान हो, परंपराएं समान हो, और जिसकी एक संगठित सरकार हो, और वह संगठित सरकार सब व्यक्तियों और वस्तुओं पर अपनी संप्रभुता रखती हो, और विश्व के राष्ट्रों के साथ युद्ध या संधि करने यानी अपनी वैदेशिक नीति को तय करने के लिए स्वतंत्र हो। ये चार तत्व जब होते हैं तो राज्य बनता है। गिलक्राइस्ट कहता है कि राज्य उसे कहते हैं जहाँ कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में, जहाँ कुछ लोग जनसंख्या एक निश्चित प्रदेश में, निश्चित भूभाग। दूसरा एक सरकार के अधीन संगठित। तीसरा सरकार, यह सरकार आंतरिक मामलों में अपनी जनता की प्रभुसत्ता को प्रकट करती है और बाह्य मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है। वही आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। तो ये चार तत्व राज्य होंगे तो राज्य बनेगा। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। तो इस तरह से राज्य जो है वो जनसंख्या कम या अधिक लोगों का समूह है जो किसी निश्चित भूभाग पर रहता हो, जिसकी अपनी सरकार हो और वह सरकार आंतरिक और बाह्य रूप से संप्रभु हो, उसको हम राज्य कहते हैं।